नहीं, उसकी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। चलें जी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो आखिरी फेज है जी अमेजोन का, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का फेज है। इसके ऊपर मैंने आपको कल भी बताया कि हम इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं देख सकते। इसकी टेक्निक्स हैं जो कि 1.5 से 2 से 3 माह ले लेती हैं रैंक होने में। तो हमसे वो टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और फ्राइडे तक हमारा ये चलेगा और फ्राइडे को आपका ये अमेजोन का कोर्स जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। पीछे क्या रहता है सर? पीछे कुछ रह गया? ये तो 2 दिन हमारे पिछले जाया हो गए थे, एक वो क्वेश्चन आंसर सेशन में और एक दिन मैंने ऑफ किया था, वरना वो मंडे को स्टार्ट होना था हमारा लॉन्चिंग रैंकिंग। तो जल्दी कैसे है? हर हफ्ते में एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। एक हफ्ता प्रोडक्ट हंटिंग को लगा, एक सोर्सिंग को लगा, लिस्टिंग को लगे 3 और चौथा हफ्ता ये हमारा चल रहा है। 30 दिन, 4 हफ्ते। क्या ख्याल है? लॉन्चिंग रैंकिंग वो तो अभी शुरू करना है हमने, तो लॉन्चिंग रैंकिंग तो जी हमारा जी यही फेजेस होते हैं ना जी, यही फेजेस होते हैं अमेजोन के प्राइवेट लेवल के। पहले हंटिंग होती है, फिर सोर्सिंग होती है, फिर लिस्टिंग क्रिएशन होता है, शिपमेंट प्लान क्रिएशन है और उसके बाद लॉन्चिंग एंड रैंकिंग है। लॉन्चिंग एंड रैंकिंग जब आप रैंक कर जाते हैं तो क्या होता है? उसके बाद सेल्स आ रही है। एफबी एक मॉडल यूज कर रहे हैं, उसको पिक पैक कौन कर रहा है? अमेजोन कर रहा है। तो हमारे लिए तो पीछे कुछ नहीं बचा ना, समझ ले। हमारा तो फिर टोटली फोकस, हमारा तो फिर टोटली फोकस बॉस यार, आप दोनों की गपशप ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बाहर चले जाओ बेशक। वो पीछे हमें आइडिया सिर्फ बचती है सेल्स, ये सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो सेल्स लाने के डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। अमेजोन के ऊपर तो हमने देख लेना है, मैंने जो आपको करवाना है वो है पीपीसी। पीपीसी कैंपेन बताऊंगा ना। आज लॉन्चिंग रैंकिंग की टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, कल और परसों 2 दिन में हम पीपीसी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पीपीसी का भी प्रैक्टिकल नहीं ना कर सकते। समझ रहे मेरी बात को? प्रैक्टिकल तो हम पीपीसी का भी नहीं कर सकते, वो तो कोई लिस्टिंग आए रैंक करने के लिए हाँ जी, नहीं सर फ्री भी मिल जाता है। अब आपको पेड मिल रहा है तो आप पेड करें, हमने तो फ्री भी किया था। मैं जिनके साथ अटैच हुआ था, मेरे जो सीनियर्स थे, उन्होंने तो मुझे दिया ही था। बेशक मुझे वो सिखा रहे थे लेकिन पॉकेट मनी भी साथ देते थे। तो मुझे ये पेड वाला मॉडल तो वैसे ही नहीं अच्छा लगता। हाँ जी हाँ जी, वो तो अमेजोन को तो पे करना पड़ता। अच्छा अच्छा, मैं क्या पता नहीं आप कह रहे हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पैसे दे के मिलेगा, वो तो नहीं। तो उसके बाद सारी अकाउंट मैनेजमेंट है आपकी, फर्दर बिजनेस स्केलिंग की स्ट्रेटजीज है, वो तो बिजनेस स्ट्रेटजीज है ना, वो अमेजोन की स्ट्रेटजीज तो नहीं ना। वो तो कोई भी बिजनेस हो, आप एक टाइम पे आगे एक जगह पे फंस गए, अब आप कहते हैं कि यार मुझे इतने ऑर्डर डेली आ रहे हैं, मुझे इनको डबल करना है, तो आप वो एक्स्ट्रा सोचेंगे, तो वो तो आपकी अपनी स्ट्रेटजीज होंगी, ठीक है ना। आपका ये कोर्स का पहला दिन कब था? 23 फ्राइडे, डेट पूछ रहा हूँ भाई। 23 था ना, तो अभी देख लें 27 अक्टूबर, 1 माह से ज्यादा हो गया। कैसे नहीं, 23 को आपकी पहली क्लास थी। अच्छा, आप लेक्चर सारे गिनने के थ्रू आउट द कोर्स सिर्फ आप अमेज़न के लेक्चर होने? नहीं 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 नहीं, अमेज़न का पोर्शन खत्म होने के बाद आपका कोर्स नहीं खत्म होना, मेरा सिर्फ खत्म होना है। आपके फिर फ्रीलांसिंग के सेशन स्टार्ट होने हैं, जिसपे आपको फाइवर सिखाई जाएगी, आपको अपवर्क सिखाई जाएगी, बीच में कुछ क्लासेस आपकी डिजिटल मार्केटिंग की होनी है। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ अमेज़न की है। वो एक वीक में एक टॉपिक मैंने कवर करना होता है। मसलन हंटिंग एक वीक में खत्म, अगले वीक में, तो मेरे 4 वीक्स हो गए, ठीक है।
उसके बाद जो आपकी क्लासेस होंगी वो कुछ फाइवर पे होंगी। फाइवर पे ये लोग आपको सिखाएंगे कि फाइवर पे फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, आपने क्लाइंट कैसे ढूंढना है। फाइवर के बाद ये लोग आपको अपवर्क सिखाएंगे, और अपवर्क और फाइवर के बाद पॉसिबल है कि ये लोग आपकी हेल्प भी करें कि आप लोग अपनी गिग बनाएं, प्रोफाइल बनाएं, क्लाइंट हंट करें, हम आपकी हेल्प करते हैं। और जो कुछ क्लासेस होनी है वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की होनी है। इस तरह आपकी 45 क्लासेस पूरी होनी, ठीक है ना। अब हम लॉन्चिंग रैंकिंग पे बात करें, कल को फिर हम पीपीसी करेंगे। फ्राइडे को मैं आपको कैंपेन्स बनानी दिखा दूंगा कि हम इस तरह बनाते हैं, बनाऊंगा नहीं लेकिन वो उधर से वो दिखा दूंगा कि हम कैंपेन्स इस तरह करते हैं। हाँ जी, एफबीए फीस का क्या बताना था मैंने आपको? अच्छा चलो, एफबीए फीस का भी मुझे फ्राइडे को याद करवा देना, ठीक है, उस दिन ही आपको वो भी बता दूंगा। चलें जी, हम अपना लॉन्चिंग एंड रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। टोटली डिस्कशन टॉपिक है आज का भी और कल का भी। कल का टेक्निकल टॉपिक होगा पीपीसी जी। जी बैकएंड पे सोशल लिसनिंग में बता नहीं दिया मैंने, इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स कैसे चेक करना है। लेबल, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा। लेबल डाउनलोड कैसे करने हैं, कल देख लिया था। जो इंडेक्स कैसे चेक करना है उसका मैंने फार्मूला परसों बता दिया था, आप एब्सेंट थे उसे, वो फार्मूला सुन लीजिए दोबारा। जिस कीवर्ड को आपने चेक करना है ना कि ये कीवर्ड इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ, उस कीवर्ड से पहले आपने अपनी लिस्टिंग का एसएन नंबर लिखना है, सर्च बार में अमेज़न की एसएन नंबर लिखना है, और एसएन नंबर के आगे वो कीवर्ड लिख देना है, एंटर करना है। अगर तो आपकी लिस्टिंग उसके रिजल्ट में शो हो गई तो आपका कीवर्ड इंडेक्स है, ठीक है। एसएन प्लस कीवर्ड, जिस कीवर्ड को चेक करना है कि वो इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। जब आप ये सर्च करेंगे अमेज़न पे और आपकी लिस्टिंग इसके रिजल्ट में शो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपका कीवर्ड इंडेक्स हो चुका है। ये तरीका था, ठीक है जी। और क्या है, वो बैकएंड का आप क्या कह रहे हैं, आपने कुछ लिखा है? प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो बैकएंड पे किस तरह लेके यानी कि हमें चेक करनी है। चले वो आपको मैं दोबारा बता दूंगा, मैंने परसों इनको दिखा दिया होगा, परसों ही वो हमने कवर कर लिया था ना, वो परसों ही हमने कवर कर लिया था। हाँ जी, तो वो मुझे आप फ्राइडे को बता दीजिएगा, 5 मिनट लगने बाहर ही आपको। हाँ जी, चले वो देख लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। एडिट का बटन होता है लिस्टिंग के आगे, एडिट का, एडिट पे क्लिक करना है तो वो आपको उधर लेते हैं। उधर वो सारी फील्ड पड़ी होती हैं कि यहाँ पे बुलेट डालना है, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे ब्रांड नेम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आपने बस डाटा उधर पुट करना है, ठीक है जी। लॉन्चिंग एंड रैंकिंग पे आते हैं। लॉन्चिंग का वर्ड बेसिकली समझ लें, अगर देसी जुबान में कहूँ, जैसे हम इफ्तिताह करते हैं दुकान का, बिजनेस का इफ्तिताह करते हैं, इसको कहते हैं लॉन्चिंग। रिलीज डेट आपने दी थी अमेज़न को, जैसे ही आपकी इन्वेंट्री लाइव होगी ना, एक सिंगल यूनिट भी एक्टिव हो गया, क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री आती है अमेज़न के वेयर हाउस में तो उसको लाइव होने में भी 7-8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अमेज़न ने उसको चेक करना है, स्कैन करना है एक एक यूनिट को। फिर जैसे जैसे यूनिट पास होते जाएंगे अमेज़न की तरफ से, वैसे वैसे वो रैक में रखता जाएगा और आपकी इन्वेंट्री स्टॉक जो है बढ़ता जाएगा, 1 2 3। जैसे ही एक सिंगल इन्वेंट्री भी आपकी, एक सिंगल यूनिट भी आपका रैक में आ गया ना, लाइव हो गया, आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। लिस्टिंग आपकी एक्टिव होगी तो आपकी लॉन्च होगी। अब लॉन्च होने के बाद आप काम कर रहे हैं हमने रैंकिंग पे, ठीक है। ये चीज आपको फाइवर पे भी ये लोग सिखाएंगे। और जो ये बात है, क्या कहते हैं इसको, अमेज़न की, जब आप लिस्टिंग आपकी एक्टिव होती है, लाइव होती है, बाय डिफॉल्ट आपकी लिस्टिंग आ रही होती है 6th या 7th पेज पे, या शायद इससे भी पीछे, ठीक है। तो फिर अब उस लिस्टिंग को हमने सामने लाना है। जैसे मैंने आपको एक दफा पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि हम बाहर भी मार्केट में जाए तो जो शॉप्स फ्रंट में नजर आती हैं, ज्यादा कस्टमर उनको विजिट करते हैं, पीछे वालों पे कम जाते हैं। तो यही काम इधर है, दूसरे पेज तक मैक्सिमम लोग आएंगे, तो हमने अपनी लिस्टिंग को पहले पेज तक लेके जाना है और कोशिश करनी पहले पेज के भी पहली रो पे जाए। तो वो हम जाते हैं रैंकिंग के साथ। अब रैंकिंग, आपकी लिस्टिंग रैंक करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, वो फैक्टर्स के ऊपर आपने काम करना है, फैक्टर्स लिख लें। आपकी जो रैंकिंग के फैक्टर्स हैं
सबसे पहले आपकी रैंकिंग का फैक्टर है रेलिवेंसी कितनी, कि जो कीवर्ड आप रैंक करना चाह रहे हैं उस कीवर्ड की आपकी प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंसी कितनी है, वो कीवर्ड कितना रेलिवेंट है। हाई रेलिवेंट है तो ज्यादा जल्दी रैंक हो जाएगा, ठीक है जी। रेलिवेंसी लिख लिया जी। दूसरा है CTR, क्लिक थ्रू रेट। इसका क्या मतलब है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है। क्लिक थ्रू रेट क्या है, CTR, ठीक है जी। उसके बाद कन्वर्जन रेट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका ये वाला है कन्वर्जन रेट। आपके बाकी दो फैक्टर जो मैंने ऊपर लिखवाए हैं वो इतने अच्छे ना भी हो, रेलिवेंसी वाला और CTR वाला, आपका कन्वर्जन रेट ही बूम हो जाए ना तो आपके कीवर्ड रैंक में लग जाते हैं। ये मैंने आपको, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिनको Amazon काउंट करता है रैंकिंग के लिए, ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। पहला प्राइमरी फैक्टर वो सेल है। जिस कीवर्ड पे रैंक करना है उस कीवर्ड पे आपको सेल आनी चाहिए, वो कीवर्ड आपका ऑटोमेटिकली रैंक होने लग जाएगा, ठीक है जी। समझ लग गई। अब हमने ये रैंकिंग के ऊपर काम करना होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज से 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले हमारी रैंकिंग की स्ट्रेटेजी टोटली थोड़ी इलीगल होती थी, ठीक है। वो चीजें ऑब्सोलीट हो गई हैं। मैं सिर्फ आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कल को कोई पूछ ही लेता है हमें। अच्छा, सबसे पहले पता क्या किया जाता था, जो लीगल वेज सुनने पहले लीगल वेज यही होते थे। जैसे ही लिस्टिंग लाइव हुई, इफ्तिताह पे हम क्या करते हैं, सेल सेल सेल, 50%, 70%, 30%, यही काम हम इधर करते हैं। सेल करते हैं, कूपन चला देते हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट चला देते हैं, डील चला देते हैं, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चला देते हैं, वाउचर चला देते हैं, प्रमोशन चला देते हैं कि ये वाला कोड लो और इतना डिस्काउंट हासिल करो। समझ रहे। इससे क्या होता था, लोग अट्रैक्ट होते थे, यार ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो होता तो हमारा लॉस था। लेकिन वो हमने क्लाइंट को पहले बताया होता था कि लॉन्च बजट में रैंकिंग बजट अलग होना चाहिए तुम्हारा, वो सारे पैसे हमने रैंकिंग पे लगाने। उसके बाद तुमने कहना है कि अब जो सेल आ रही है फिर प्रॉफिट निकालो मेरा। पहले तुमने प्रॉफिट की बात नहीं करनी, क्योंकि वो हमने बजट सिर्फ इन्वेस्ट करना है खुद को रैंक करने के लिए, ठीक है ना। तो वो जो डिस्काउंट होता था वो हम रैंकिंग बजट काउंट कर लेते थे। उसके लिए हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स होते थे, लॉन्च पैड्स होते थे, जोंग जंप, जोंग गुरु, ठीक है ना, इस नाम से वेबसाइट्स होती थी, शायद अब भी हो किसी और नाम से। उन वेबसाइट के पास होती थी ऑडियंस। अब जैसे मैं हूं, मैं आपको काम को ही कहूंगा तो इखलाकन आप में से कोई 4-5 लोग तो मेरे लिए कर ही दोगे, बाकी नहीं भी करेंगे, 4-5 तो कोई कर ही देंगे इखलाकन कि चलो यार कर लेते हैं। तो इसी तरह उन प्लेटफॉर्म वालों के पास ऑडियंस होती थी। वो प्लेटफॉर्म वाले हमें कहते थे कि यार मेरी ऑडियंस तो 20% मिनिमम डिस्काउंट दो ना तब पसंद करती है, तो हम उसे 20% का कूपन बना के देते थे। वो अपनी ऑडियंस में बांट देता था कि जाओ भाई जाओ, अमेज़न पे इस प्रोडक्ट की सेल लग गई है, उठा लो। वो वहां जाके वहां से खरीद लेती थी। जैसे जैसे सेल गिरती थी वैसे वैसे हमारा रैंक इंप्रूव होता था। अब रैंक में इंप्रूव क्या होता था, BSR बताया हुआ ना मैंने आपको, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है ना। बेस्ट सेलर रैंक इंप्रूव होता है आपका जब भी आपको सेल आती है। जब BSR इंप्रूव होता है तो वो फिर देखता है कि किस कीवर्ड पे आया है। अगर तो किसी कीवर्ड पे सेल आई है, अगर तो किसी कीवर्ड पे सेल आई है तो वो क्या करेगा, उस कीवर्ड को इंप्रूव कर देगा, उस कीवर्ड पे आपकी पोजीशन को इंप्रूव कर देगा। लेकिन अगर एल्गोरिदम को फील हुआ कि ये सेल किसी कीवर्ड पे नहीं आई, वो BSR को इंप्रूव तो होना ही होना है, उसने सारे कीवर्ड इंप्रूव कर दे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लॉन्च पैड्स के थ्रू चलते थे। एक टेक्निक होती थी ये कि डिस्काउंट्स देते थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाकर, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या होता था जिसको इलीगल अब Amazon कहता है, और वो अब Amazon उसके ऊपर मैनिपुलेशन काउंट करता है और आपको पेनलाइज भी करता है। वो तरीका ये होता था कि हम झूठ बोल के अवाम को लेके आते थे फेसबुक से मैनी चैट के थ्रू। एक टूल है मैनी चैट, ठीक है, ये चैट बोट बनाता है, चैट बोट ऑटोमेटिकली जो रिप्लाईज करे ना बोट, वो बनाता था चैट बोट, और इसको फेसबुक के पेजेस बना के अपने उसके साथ इंटीग्रेट कर देते थे।
तो हमारे उस पेज पे आके कोई भी चैट के लिए मैसेज करता था तो उसको आगे से रिप्लाई करता था बोट। उस बोट को हमने स्क्रिप्ट पहले से दी होती थी कि तुम्हें ये मैसेज आया तो तुमने ये जवाब देना, ये मैसेज आया तो ये। अब मैनी चैट के लिए अलग से स्किल है, ये अलग से लोग एक्सपर्ट बैठे थे मार्केट में इसके, उनको हम पे करके उनसे स्क्रिप्ट लिखवाते थे मैनी चैट की, ठीक है। अब हम इसमें 2 नंबर क्या करते थे, मैनी चैट के हमें सिखाए गए थे 2 फ्लो। कितने फ्लो जी? 2। एक को हम कहते थे हाइपर लॉन्च फेज 1, एक को हम कहते थे हाइपर लॉन्च फेज 2। अब स्टार्ट में ये लोग क्या करते थे, अमेज़न के एक्सपर्ट, स्टार्ट में ये लोग हाइपर लॉन्च फेज 1 से स्टार्ट करते थे। हाइपर लॉन्च फेज 1 क्या होता था? हाँ, हाइपर लॉन्च फेज 1 से स्टार्ट करते थे। हाइपर लॉन्च फेज 1 क्या होता था? ये लोग बनाते थे एक यूआरएल। यूआरएल का पता है? लिंक, अपने अमेज़न के पेज का लिंक, उसे यूआरएल कहते हैं ना। लिंक बनाते थे लेकिन उसको नाम देते थे सुपर यूआरएल। क्या नाम देते थे जी? सुपर यूआरएल। क्यों? अब हमने फेसबुक पे बोट को कह देना कि ये बंदा आ रहा है, इस बंदे से कहो कि मेरी ये प्रोडक्ट बाय करे। बोट उसे कह रहा है कि अभी आइए, अभी पाइए, प्रोडक्ट बाय कीजिए और 100% रिटर्न वापस। समझ रहे हो बात को? उसे लालच क्या दे रहे हैं कि फ्री में प्रोडक्ट ले लो। बंदा आता था, चैट करता था, इज इट रियली फ्री? बोट कहता था यस इट इज फ्री, इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक। अब वो जिस लिंक पे क्लिक करता था वो लिंक होता था हमारा सुपर यूआरएल। वो उसे ले आता था हमारे लिस्टिंग पेज के ऊपर, और जब वो लिस्टिंग पेज पे आके प्रोडक्ट बाय करता था, हमारे पास एक कोड आता था, इसने प्रोडक्ट बाय कर ली, हम अपने अकाउंट से उसको पेपाल पे उसके अकाउंट में वापस पैसे भेज देते थे, 100% रिटर्न वापस। हमने क्या किया? गिव अवे। गिव अवेज की टर्म सुनी? इस तरह हम गिव अवेज करते थे। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी रैंक करना होता था, हमें महीने के अंदर अंदर फर्स्ट पेज के एंड तक आना होता था, ताकि हमें कुछ ऑर्गेनिक ऑर्डर आने स्टार्ट हो। ऑर्गेनिक ऑर्डर आएंगे तो ही हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो हम लोग पागलों की तरह गिव अवेज करते थे। गिव अवेज करने का तरीका क्या होता था कि जो कंपेटिटर आपने डिसाइड किया ना कि यार ये बंदे के 300 रिव्यूज थे प्रोडक्ट हंटिंग टाइम, ये मेरा कंपेटिटर है क्योंकि इसके 300 रिव्यूज को मैं 1-2 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ। कैसे? कि अगर 5% सेल वेलोसिटी के साथ भी, रिव्यू वेलोसिटी के साथ भी इसको रिव्यूज मिले हैं तो मुझे 1500 यूनिट बेचने पड़ेंगे और मैं 300 रिव्यूज फेक करवा सकता हूँ। समझ रहे? तो हम फिर 1500 यूनिट गिव अवे करते थे। समझ रहे हो? अगर मेरी 9000 की इन्वेंट्री आई 1000 यूनिट तो तकरीबन मेरे 13-14 हजार की इन्वेंट्री लगेगी। तो हम 13-14 हजार डॉलर सिर्फ रैंकिंग बजट में डलवा देते होते थे क्लाइंट का। समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है जी बात? तो इस सूरत में हम क्या कर रहे हैं जी? हम गिव अवे कर रहे हैं, लोगों को फ्री में प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोगों को फ्री में प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, सेल आई जा रही है, अमेज़न को थोड़ी पता कि हम अपने पर्सनल अकाउंट से उनको पैसे वापस दिए जा रहे हैं। एकदम सेल आने लग गई, हमारी रैंक इंप्रूव, हम 6वें से 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले पे आगे बैठ गए। जब हम दूसरे पे पहुंचते हैं ना, अच्छा सुपर यूआरएल क्या होता है ये तो मैंने बताया ही नहीं। सुपर यूआरएल ये होता है हम अपनी प्रोडक्ट पेज का यूआरएल लेके, लिंक लेके उसके अंदर कीवर्ड डाल देते थे। एक टूल मिलता है, अब तो हिलियम भी ये सर्विस देता है, सुपर यूआरएल जनरेट कर देता है हिलियम भी। वो कहता है कि लिंक दो और कीवर्ड दो जिसमें वो लिंक डालना है। बेसिकली पता क्या होता है? जब आप अमेज़न पे सर्च करते हो ना कुछ कीवर्ड, गार्लिक प्रेस लिखा, एंटर किया, अब जिस लिस्टिंग पे जाओगे उसका यूआरएल देखोगे तो उस यूआरएल में गार्लिक प्लस का साइन फिर प्रेस ये लिखा होगा। समझ रहे हो? वहां से एल्गोरिथम को क्या पता चलता है कि इस लिस्टिंग के ऊपर जो बंदा आया है उसने कौन सा कीवर्ड लिखा है, क्योंकि उसको वो कीवर्ड किधर मिल रहा है? लिंक में मिल रहा है। ये अमेज़न का एल्गोरिथम है। ये हर वेबसाइट पे ऐसा ही होता है। आप यूट्यूब पे भी कुछ सर्च करोगे ना कीवर्ड, वो कीवर्ड उस वीडियो की लिंक में आपको शो होने लग जाएगा कि आप ये कीवर्ड लिख के इस वीडियो पे आए हो। हर जगह ऐसे ही चलता है ये एल्गोरिथम। अब किसी ने ये नोट कर लिया, उसने सुपर यूआरएल बना दिया, लिस्टिंग के पेज का लिंक देना है, साथ में उसको कहना है ये वाला कीवर्ड इसमें ऐड कर दो इस तरीके से जिस तरह अमेज़न ऐड करता है, उसने वो ऐड कर देना। वो ऐड कर दिया,
क्या बन गया वो आपका सुपर यूआरएल। अब जब एक बंदे ने उस पर क्लिक किया वे चैट बोर्ड के ऊपर फेसबुक से और वो आपकी लिस्टिंग पे गया तो वही लिंक हुआ कीवर्ड वाला। तो एल्गोरिदम ने क्या समझना है कि ये बंदा क्या सर्च करके आया है, वो वाला कीवर्ड सर्च करके आया है। एल्गोरिदम ने कोई ये नहीं पता कि ये बंदा ही फेसबुक से आया है। तो वहां से फिर क्या होना है कि उस कीवर्ड पे हमें गिव अवे कर रहे हैं, हमें सेल्स बढ़ी जा रही है और वो कीवर्ड हमारा रैंक हुए जा रहा है। इस तरह हम रैंकिंग करते हैं। सर लग गया पता, वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो गया, एल्गोरिदम सीख सीख के ट्रेंड हो गया, उसे अब पता लग जाता है। मैं आता हूँ उस तरफ भी आता हूँ। ये था हमारा हाइपर लाउंज का फेज 1। ये लोग करते थे जब तक दूसरे पेज तक लिस्टिंग नहीं थी आ जाती। जैसे ही दूसरे पेज पे आते थे वो एल्गोरिदम को थोड़ा सा और चकमा देते, हाइपर लाउंज फेज 2 में कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक है, हाइपर लाउंज फेज 2 क्या करता था? हाइपर लाउंज फेज 2 का मेथड था सर्च फाइंड बाय मेथड। सर्च बाय फाइंड मेथड। अब वो सुपर यूआरएल यूज नहीं था करते, वो बंदों को कहते थे आइए पाइए फ्री। क्या करना होगा जी? वो कहेंगे ये कीवर्ड लो, अमेज़न पे जाके सर्च करो, इस पेज पे हमारी ये वाली लिस्टिंग पड़ी है, जाके बाय कर लो, आपको फ्री मिल जाएगी। उन्होंने कहा अब ज्यादा नहीं सुपर यूआरएल से चकमा देना, अब थोड़ा रियलिटी से चकमा देते। तो लोगों ने जाके सर्च करना शुरू किया उस पेज पे डायरेक्ट। जब मैंने आपको बता देना जी मेरी प्रोडक्ट 3rd पेज पे है, आपने तीसरे तक चले जाना है। आपने ये नहीं कहना मैं पहले 2 से बाय कर लूं, क्योंकि आपने तो फ्री वाली लेनी। तो लोग ऐसे बाय करते थे। फिर जैसे ही बाय होता था हम उस बंदे को 100% रिफंड कर देते थे। ठीक है जी, ये था हाइपर लॉन्च फेज 2। उसके बाद अमेज़न ने किए कान खड़े कि ये हो क्या रहा है। सडनली लोग आते हैं, न्यू लॉन्चेस होती हैं और 3-3 महीने उनको ऐसे सेल्स आ रही होती हैं, 3 महीने के बाद एक सेल क्यों गिर जाती है एकदम? समझ रहे? देखिए ना, गिव अवे कर रहे थे, लोग आ रहे थे, डेली के 30 ऑर्डर पड़ रहे थे, आप रैंक कर गए। आप रैंक कर गए, ऐसे ही है। जब आप रैंक कर गए 30-30 ऑर्डर के बाद, रैंकिंग स्टेबल नहीं है। रैंकिंग के ऊपर आपको कॉन्टिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है सर। जैसे ही आपके ऑर्डर ड्रॉप होने हैं, अमेज़न ने आपको फिर डी रैंक करने लग जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने तो सबको देखना है। आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी, किसी की ऊपर आ जाएगी आपसे, तो वो आपकी जगह उसको ले आएगा। इसलिए रैंकिंग के बाद और कोई फेज नहीं है, सिर्फ इसको स्टेबल रखो या इंप्रूव करो। तो जब आपके 30 ऑर्डर आ रहे थे, आपको फर्स्ट पेज पे अमेज़न ले आया, आपने गिव अवेज करने बंद कर दिए, ऑर्गेनिक ऑर्डर अभी आपको सिर्फ 10 पड़ रहे हैं, तो अमेज़न ने कहना ये क्या माजरा हुआ है। किस आई तो इसने बड़ी छलांग लगाई थी, आते 30-30 ऑर्डर डेली के आ रहे थे, अब इसको 10 ऑर्डर क्यों आ रहे? समझ रहे? इसमें अमेज़न ने 2 चीजें सोचनी। यहाँ तो उसने कहना इसने मैनिपुलेशन की है। अब पता लगा अमेज़न को कैसे पता चला? ये एक छोटा सा आइडिया है मेरा, और भी बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमेज़न ने कान खड़े की। अमेज़न ने समझना इसने मैनिपुलेशन की है, इसको पीछे फेंको। दूसरा अमेज़न ने क्या समझना है जो पॉसिबल है, जरूरी नहीं यही समझे, पॉसिबल है। अमेज़न कहता है कि यार लगता है 3 महीने लोगों ने इससे इतनी प्रोडक्ट खरीदी है ना, कोई भी इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसकी प्रोडक्ट नहीं अच्छी जो लोगों ने इसे लेना बंद कर दी, इसको पीछे फेंक दो। समझ आई बात की? ये था जी हाइपर लॉन्च का काम। अब इसमें एक और चीज आती थी, हाइपर लॉन्च एटीसी, एड टू कार्ट फ्लो। एड टू कार्ट करते हैं ना हम ऑनलाइन। अब एड टू कार्ट का भी बड़ा मसला होता था जी। मैंने भी एक हरकत की थी और 1.5 महीने फिर मुझे बड़ा भुगतना पड़ा था इसके लिए। मैंने मैनीचैट का फ्लो बनवाया, एड टू कार्ट का, लिस्टिंग मेरी लाइव हुई है, मैंने उसके ऊपर 1 हफ्ते के लिए एड टू कार्ट चला दिया कि 1 हफ्ते तक लोग सिर्फ आगे उस पर एड टू कार्ट करें, बाय ना करें। क्योंकि एड टू कार्ट करने से भी हमारी कुछ हद तक रैंकिंग हो जाती थी। अमेज़न कहता था यार बड़ी लोग आके इसको एड टू कार्ट, क्योंकि लोग अक्सर करते हैं ना, मैं एड टू कार्ट कर दूं चीजें, मैं 2 माह बाद या 2 दिन बाद बाय कर लूं, ऐसे भी होता है। तो अमेज़न कहता था यार एड टू कार्ट हो गया, इसका मतलब बाय हो गया। वो कहता है यार इतने लोग इसको एड टू कार्ट कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट है, वो ऊपर लेके जाता है। तो मैंने 1 हफ्ते के लिए एड टू कार्ट करवाई थी मैनीचैट के फ्लो से। लेकिन अब एड टू कार्ट वाले बाय क्यों नहीं करते, ये आप सोच रहे होंगे।
कि हम उनको ऐसी क्या फ्लो में कहानी फेंकते हैं कि वो बाय क्यों नहीं करते। सर हम उन्हें कहते हैं अप टू 90% ऑफ, 100% ऑफ नहीं, अप टू 90% ऑफ। कैसे? ये गेम है, स्पिनर नहीं होता, स्पिनर घुमाते हैं, स्पिनर दे देते थे कि ये स्पिनर है, ये घुमाओ, इसके ऊपर जो भी नंबर तुम्हें मिला उस नंबर के अगेंस्ट एक कोड है, डिस्काउंट कोड। अब वो डिस्काउंट कोड तुम्हारी किस्मत है 90% का हो या 10% का हो या हो ही ना, तो आओ किस्मत आजमाओ। अब Amazon पे डिस्काउंट कोड कितने परसेंट का है ये आपको ऐड टू कार्ट करने के बाद पता चलता है। तो हम लोग उसे गेम खिलवाते थे, उसके पास वो नंबर जाता था, वो ऐड टू कार्ट करके नंबर ऐड करता था, उसे 90% का कूपन ही था नहीं मिलता, क्योंकि हमने दिया ही नहीं था, हम तो देते ही 5% का था। सही है ना? तो उसने ऐड टू कार्ट करके छोड़ देना। एक हफ्ते के लिए लोग ये चलाते थे ऐड टू कार्ट। पूरी साइंस में एल्गोरिथम को पागल बनाना है कि पहले लोग आने शुरू में ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, फिर अगले हफ्ते से हाइपर लॉन्च फेज 1, फिर जैसे ही दूसरे पेज पे हाइपर लॉन्च फेज 3। लेकिन अब Amazon क्या कहता है, यार इतने बंदे ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको आगे लेके आओ। फिर वो कहता है इतने बंदे ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, भाई क्यों नहीं कोई कर रहा, इसकी प्रोडक्ट नहीं अच्छी, इसको पीछे और ले जाओ। ठीक है जी? तो इसलिए ये वाली टेक्निक भी ऑब्सोलीट होगी। समझ लगी जी? मैंने ऐड की हाइपर लॉन्च की क्या। इन शॉर्ट अगर बताऊं कि आजकल हमारी रैंकिंग की टेक्निक्स क्या हैं सर? पीपीसी, पीपीसी, हाँ जी, Amazon की एडवर्टीजमेंट। ठीक है, स्लो प्रोसेस है, हाइपर लॉन्च फास्ट प्रोसेस होता था, लेकिन क्योंकि अब Amazon उस पर पेनलाइज करने लग गया तो हमने उस तरफ नहीं जाना। पीपीसी, Amazon की जो अपनी एडवर्टीजमेंट है, हम पीपीसी के थ्रू अब रैंकिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास कीवर्ड रिसर्च होती है। हम अपने टॉप के 5-10 हमारे बजट पे डिपेंड करता है, हम पीपीसी पे कितना बजट स्पेंड करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपने कीवर्ड उठाते हैं, उन कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए उनके ऊपर कैंपेन चला देते हैं, और जब उन कीवर्ड के ऊपर Amazon के थ्रू सेल आनी स्टार्ट होती है, वो कीवर्ड हमारे रैंक करने लग जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीएसआर भी रैंक कर रहा होता है, तो बीएसआर का इफेक्ट सारे कीवर्ड्स पे पड़ रहा होता है, सारे कीवर्ड्स पे रैंकिंग इंप्रूव होने लग जाती है। एक चीज ये। दूसरा तरीका क्या है रैंकिंग का आजकल जो अच्छा सर, उसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या कहते हैं जी? नोट कर लो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अच्छा जी, इन्फ्लुएंसर हो गया जी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, आइडिया है कुछ सर आपको? किसी को आइडिया इन्फ्लुएंसर का? इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? नहीं सर, कोई भी जिनके पास फैन फॉलोइंग है, जो सेलिब्रिटीज होती हैं। इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं? बेसिकली इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये होता है कि इस बंदे का रख रखाव है सबके ऊपर, ये बंदा बाकी सबके ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है, उसका ऊपर दबाव है, वो जो चीज कहता है बाकी वो करने को तैयार है, उनको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। ठीक है ना? अब इन्फ्लुएंसर हमारे लिए कौन है, हमारे ऊपर किनका दबाव है? जो भाई सेलिब्रिटीज हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो के सिंगर्स हैं। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती, जो फैशन को पसंद करते हैं उनके लिए फैशन मॉडल इन्फ्लुएंसर्स होंगी, डिजाइनर्स इन्फ्लुएंसर होंगे, जो खाने पीने को पसंद करते हैं उनके लिए किचन से रिलेटेड जो जिनके बड़े बड़े नाम है शेफ के पूरे वर्ल्ड वाइड, वो इन्फ्लुएंसर होंगे। ठीक है ना? हमारे टिकटॉकर्स भी इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं अब। सही है ना? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम इसी तरह इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं, उसके हम देखते हैं कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं, क्या इसकी डेली के स्टैट्स हैं, वो पूरा एक टूल है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक अलग से स्किल है, आप इसके लिए खुद नहीं कुछ कर सकते। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स को हायर करते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे इस क्राइटेरिया के ऊपर अच्छा सा इन्फ्लुएंसर ढूंढ के दो, वो इन्फ्लुएंसर ढूंढ के देता है, अपने पैसे ले लेता है आपसे। उस इन्फ्लुएंसर से हम लोग बात करते हैं, वो कहता है जी मैं $20, $50, $100 जितने भी मांगे मैं इतने लूंगा,
और मैं आपकी प्रोडक्ट को पब्लिसिटी करके अपने पेज पे लगाऊंगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्टोरी में, टाइमलाइन में, हर जगह लगाऊंगा। अपनी वेबसाइट अगर उसकी कोई पर्सनल है, जहां जहां पे भी आपकी उसके साथ डील हुई, और मैं आपको इतने दिन सेल्स दूंगा। लेकिन मेरी आवाम जो है वो 20% के कूपन पे खरीदेगी आपसे, फिर हम उसे 20% का कूपन बना के देते हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंसर कभी भी अच्छी अच्छी अप्रोच अभी तक चल रही है, उसके इतने साइड इफेक्ट नहीं है। बुरी किस्मत हो तो नुकसान तो है, अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो वो नहीं फायदा देगा, लेकिन मोस्टली इन्फ्लुएंसर का काफी फायदा है। क्यों? $20 में माइक्रो इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं। $20 में मिलके वो आपको 2 दिन में $600-700 की सेल दे देते हैं। तो मुझे बताएं, बुरा है? $20 लगा के 2 दिन में $600-700 की सेल सर। $20 क्या है? 5,000, 45 रुपया बनता है आज के रेट के हिसाब से, और सेल आपको मिल रही है 1.5 लाख तक की, तो कहाँ बुरी है जी? ठीक है ना? तो पीपीसी हो गया एक मेथड, एक हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तीसरा जो काम हम करते हैं सेल लाने के लिए, क्योंकि रैंकिंग में हमें पता चल गया हमें सेल लानी, तीसरा क्या है सर? डिजिटल मार्केटिंग। हम वो चैटबॉट वाले ऐड नहीं ना चलाएंगे, हम रियल वाली ऐड चलाएंगे। फेसबुक पे ऐड चलाएं डिस्काउंट देके, रियल डिस्काउंट देके। अमेज़न कहता है डिस्काउंट दो जितने मर्जी, लेकिन ये वाला फेक काम ना करो कि उन्हें 100% कह के और बाद में रिफंड करो, ये ज्यादती है। आप दें डिस्काउंट, आप जितना दे सकते हैं, बाय वन गेट वन की ऑफर दें, ठीक है? तो हम फिर उसके लिए तीसरा मेथड जो है डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं। अब वो जब आप लोग सीखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप उनके ऊपर ऐड चला के वहां से ट्रैफिक अमेज़न पे ला सकते हो। क्लियर है ये बात? ये हमारी रैंकिंग की चीजें, ये अब स्लो प्रोसेस है सेल लाने का, हर चीज का, फिर साथ साथ टेस्टिंग का। अब पीपीसी कैंपेन चल रही है, 5 चीजें शो होनी है कस्टमर को। कौन कौन सी 5 चीजें हैं जी? इमेज, टाइटल, प्राइस, रिव्यूज एंड रेटिंग, ये 5 चीजें शो होनी। अब अगर आपकी पीपीसी पे जो एड चल रही है उस एड पे क्लिक नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये पांचों चीजों में कहीं मसला है। अगर क्लिक आ रहे हैं, वहां आपकी लैंडिंग पेज तक जा रही, बाय नहीं कर रही, तो आपकी लिस्टिंग में कहीं ना कहीं मसला है। फिर हम इस तरह के एनालिसिस साथ साथ करते हैं, पीपीसी की सेल को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स पे कैंपेन चलाते हैं, ब्रांड की कैंपेन लहदा चलाते हैं, वीडियो कैंपेन अमेज़न पीपीसी लहदा चलाते हैं। फिर हम इनको एनालाइज करते हैं कि ये सब कैसे, कौन सी चीज किस तरह रिजल्ट देगी और कौन सी किस तरह रिजल्ट देगी। समझ आई लॉन्चिंग एंड रैंकिंग की? ये हमारे रैंकिंग के फैक्टर्स हैं, जिसमें से डिजिटल मार्केटिंग ये लोग आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीक से, अल्लाह खैर करे। और दूसरा क्या मैंने बताया इन्फ्लुएंसर का, वो आपको कोई बाहर से बंदा करना पड़ेगा, या आप कहीं से और कर सकते हैं, खुद से ऑनलाइन सीख सकते हैं तो आप वो सीख लें। जो अमेज़न का है रैंकिंग का पीपीसी, वो हम उसके ऊपर इंशाल्लाह कल चीजें, उसकी जो टर्म्स हैं टेक्निकल के, पीपीसी कैंपेन में एनालिसिस किस तरह करते हैं, रिपोर्ट्स उसकी किस तरह डाउनलोड करते हैं, वो हम कल देखेंगे। और जुम्मे वाले दिन मैं आपको कैंपेन क्रिएट करना दिखा दूंगा, और जो भी फिर हमारी बाकी आपके क्वेश्चन आंसर हुए थ्रू आउट द सेशन, हम वो करके आपसे इजाजत लेंगे। नहीं सर, फ्रीलांसिंग ही तो वर्चुअल असिस्टेंट है। हाँ जी, सर इसमें ना मेरा मेरा दिमाग फंसा हुआ है हलाल और हराम, तो मैं इसलिए सर, जो लोगों को मैंने देखा है वो तो कर रहे हैं, जो लोग ड्रॉप शिपिंग करके 3 माह में गाड़ियां निकलवा रहे हैं, कुछ नहीं है सर। मैं आपको आज 5 मिनट दे देता हूँ ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग का काम क्या है कि आपको इन्वेंट्री नहीं उठानी पड़ती, ठीक है? आपने लिस्टिंग की, जो ऑलरेडी लिस्टिंग मौजूद है, यार इनको पता भी है मैं ब्रेक पे हूँ। अच्छा, आपको जो ऑलरेडी होलसेल में काम करते हैं ना, ऑलरेडी बिल्ड लिस्टिंग है, उनके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है? हाँ जी, मीटू करके आ जाते हैं। अब उधर एक प्रोडक्ट है $10 की, आपने वॉलमार्ट से ढूंढी उसको $5 की, या कहीं और से ढूंढ ली, कहीं से भी ढूंढ ली, $5 में आपने उसको पहुंचा दिया।
ठीक है, आपने कितने की बेची? $10 की, आपको हो गया $5 का मुनाफा बस। अब इसमें प्रॉफिट होता है इतना सा, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको मिसाल में $5 का मुनाफा कर दिया। ड्रॉप शिपिंग वाले सेंट्स में खेलते हैं, क्योंकि उधर तो मुकाबला शुरू होता है, जिसकी प्राइस कम होगी ज्यादा टाइम बाय बॉक्स उसके पास रहेगा, बाय बॉक्स भी उसके पास रहेगा। तो फिर जब अमेजोन अपनी FBA फीस डालेगा, अमेजोन अपनी वो रेफरल फीस डालेगा जो कमीशन लेता है, फिर शिपिंग फीस, जो भी अमेजोन की फीसेस पड़नी है, वो प्रॉफिट की लड़ाई शुरू होती है सेंट्स में। इतना प्रॉफिट है अगर आप राइट वे में काम करें, हक के साथ, इतना सा प्रॉफिट है। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर जहां से खरीदा होता है ना, जहां से खरीद के मैंने आपको पहुंचाया, उनको नहीं पता कि ऑर्डर मैं कर रहा हूँ, उनको यही पता है आपका एड्रेस है तो आपने ही ऑर्डर किया। उनको जाके मैं कहूंगा यार वो मेरी इन्वेंट्री नहीं पहुंची, मेरा प्रोडक्ट आइटम नहीं मेरे पास पहुंची, वो कहेंगे हमने पहुंचा दी। मैं कहना यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पहुंची, मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे पैसे वापस कर दो। वो मुझे मेरे पैसे वापस कर देते, रिफंड हो जाता है। और सर ये गोरे, तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि अमेजोन खुदा मानता है कस्टमर को। कस्टमर ने 3 महीने बाद आइटम का सत्यानाश करके कह देना है, कह दिया ना कि ये तो मेरे पास पहुंची ही ऐसी है, अमेजोन ने कहना आमीन, मेरे मुंह पे मारेगा कि अपनी प्रोडक्ट संभालो। हाँ जी, डिलीवरी वालों से पूछेंगे, वो सारी पैरवी करेंगे, लेकिन बंदे ये डटे रहते हैं, जिन्होंने सर हराम खाना है वो हराम तरीके निकाल नहीं लेते, नहीं निकाल सकते, मुझे बताएं, उन्होंने तरीके निकाल लेने। हाँ जी, उसने कहना कि यार नहीं मेरे पास नहीं पहुंची, ये हुआ वो हुआ, वो उसने कहना अच्छा यार $5 से रो रहा है। अब देखिए अमेजोन जैसा ट्रिलियन बिलियन कंपनी है, ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, एक साल का रेवेन्यू उसका ट्रिलियन डॉलर में होता है, उसको $5 एक दफा देते हुए मार खाएंगे। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह वॉलमार्ट है या दूसरा मैन्युफैक्चरर है, दूसरे मैन्युफैक्चरर ने कहना अच्छा यार पता नहीं क्या मसला हो गया, दे दो इसको पैसे वापस, $5 वहां से आगे, ये प्रॉफिट बनता है उनका। जो सही तरीका है ना उसमें तो आपका प्रॉफिट इतना सा सर, वो तो जब आप सही तरीके से ड्रॉप शिपिंग करेंगे 2 महीने बाद आप कहेंगे कि 12 घंटे डेली का काम है और बचते मुझे 3,000 रुपया 30,000 रुपया महीने का पाकिस्तानी, मुझे ये करना ही नहीं। और सर और वो फिर अगली के लिए मांगेगा, उसी के लिए थोड़ी मांगेगा। क्या हो गया, आपने मुझसे मोबाइल लिया, मोबाइल के पैसे मांगे मैंने दे दिए, आपने मुझसे चार्जर लिया, चार्जर के भी मांग लिए, अब मैं चार्जर के दूंगा? मैं ये कहने लग जाऊँ कि मोबाइल टाइम ले लिए थे आपने, समझ लगी? ये सीन होता है ड्रॉप शिपिंग में, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है। ये प्राइवेट लेवल का काम ऐसा है कि एक क्लाइंट के लिए 2 से 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है डेली। ड्रॉप शिपिंग का काम ऐसा है कि एक अकाउंट के लिए आपको 6 से 7 घंटे चाहिए। हाँ जी सर, मिल जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक देने वाली जात है, जिस दिन अल्लाह ने जिसका रिजक लिखा है। मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में BScs किया हुआ ना मैंने, तो मैं जब सॉफ्टवेयर की फ्रीलांसिंग करता था 2019 में, मैं फाइवर पे गया ही नहीं था, मैं डायरेक्ट अपवर्क पे गया। पहले महीने ही मुझे $1,000 का प्रोजेक्ट मिला था अपवर्क से, मैंने वो स्टार्ट कर दिया काम, उस पर फ्रीलांसिंग करता रहा। जब मैं अमेजोन के लिए आया हूँ, अपवर्क के ऊपर 3 महीने कोशिश करता रहा, एक बंदे का मैसेज नहीं आया। 3 महीने में मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया, फाइवर पे 1 हफ्ते बाद ही मुझे परमानेंट क्लाइंट मिल गया। तो ये अल्लाह के कमाल है कि सॉफ्टवेयर के काम में मुझे अपवर्क से रिजल्ट दे दिया, इस काम में मेरा फाइवर चल रहा है, अपवर्क चल नहीं रहा, फाइवर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये अल्लाह ताला की रजा है, बस दुआ करें आप सब भी। वो हजरत अली का कौल है ना कि अल्लाह से अच्छे नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्ल वालों को नसीब वालों के दर पे देखा है। तो ये दुआ का जब से मैंने अपने पल्ले में बंधी हुई है ना, तब से मेरी जिंदगी बदली है, वरना मैं भी स्ट्रगलिंग में था। स्ट्रगलिंग में खैर अब भी हूँ, लेकिन अब मैं जो सुकून में रहता हूँ ना, मुझे टेंशन नहीं होती किसी चीज की, वो सिर्फ इसी वजह से। हाँ जी, अब सिर्फ एक्सपेंड करता हूँ कि अब मुझे इसको ग्रो करना है, इसको ग्रो करना है, या मैं 2-3 पंगे ले लेता हूँ। पहले तो ट्रैक ही नहीं था मिल रहा ना, तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने लिए ये दुआ मांगे, अल्लाह से आसान रिज़्क की दुआ मांगे, अल्लाह से अच्छे नसीब की दुआ मांगे। तो ये चीजें मैंने अपने उस्ताद से सीखी, ये दुआ भी उसने सिखाई, और उसने जितनों को सिखाई, वो जितने लोग कामयाब हुए उन सब का यही कहना है कि इस दुआ ने हमारी जिंदगी बदली। तो आप सब भी इसको लाजमी ट्राई करो, बाकी अल्लाह खैर रखेगा हम सब के लिए।
तो कल को हम पीपीसी को देखेंगे, परसों पीपीसी का प्रैक्टिकल देखेंगे और उसके बाद